ठीक है। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी से। सो थोड़ा सा नोट्स में देखो, आपके सामने स्क्रीन खुली होगी नोट्स वाली। पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। कॉन्टिन्यूटी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में जा सकता है, थोड़ा सा उस तरीके का पार्ट है कि मतलब जो आपने लिमिट्स करा था उसमें तो फिर भी सॉल्विंग पार्ट था, बट कॉन्टिन्यूटी में एक स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफिक फॉर्मेट है, इसी तरीके से करते रहना है एंड लास्ट में जाके ऑब्वियस ही चीज़ वाला आंसर मिल जाता है, मतलब एक स्पेसिफिक फॉर्मेट वाला। सो बेसिकली कॉन्टिन्यूटी होता क्या है? कॉन्टिन्यूटी, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। पहली बात तो हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब कि नॉट डिफाइंड वाला केस नहीं बनेगा। ठीक है ना। हम जब भी नंबर्स या फंक्शंस की बात करते हैं रियल वैल्यूड, नॉट डिफाइंड वाले नहीं। वो कॉन्टिन्यूस कब होगा? एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, मतलब कि जैसे हम लिखते थे ना लिमिट्स को, लिमिट एक्स टेंड्स टू करके, तो यहाँ पर जो नंबर आता था उसको मैं सी लिख रहा हूँ। मतलब एक सी नंबर के लिए, एक सी के लिए एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब वो डिफाइंड होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। डिफाइंड का मतलब नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी वाला केस नहीं बनेगा, 1/0 वाला केस नहीं बनेगा। एंड ए वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू द लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तो हो गई लिमिट्स, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड तो हो गई लिमिट्स, और ये बराबर हो गए फंक्शन के। देखो, इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल्स द लिमिट, लिमिट के अंदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों कंबाइन हो गई। सो नीचे बॉक्स में मैंने बनाया भी हुआ है, दिस पार्ट इज फंक्शन। जब फंक्शन वाली लिमिट और फंक्शन वाला पार्ट बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के एंड राइट हैंड लिमिट के, जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे उस टाइम पर हम बोलेंगे दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। और इसको बहुत इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ग्राफ पे आप बिना अपना पेन हटाए एक ग्राफ को बना सकते हो तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं एक कर्व को बिना पेन उठाए, तो वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। मतलब कि जैसे ये है ग्राफ और ये मैंने बना दिया इस तरीके से कर्व, तो ये कॉन्टिन्यूस है। बट अगर इस ग्राफ पे मैंने, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद है ऐसे स्टेयर फॉर्म में बनता था, ये वाली चीज़ जो है सेकंड वाला पार्ट जो मैंने बनाया है वो आपका नॉट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि वो आप बिना पेन हटाए एक बार में नहीं बना सकते। ठीक है। बट ये वाली जो डेफिनेशन है ये अगर बाय चांस अगर पेपर में आ गई तो इस तरीके से नहीं लिखते, सिर्फ समझने के लिए। डेफिनेशन क्या हुई कि अगर एक पॉइंट सी पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होगा जब उसकी लिमिट्स और फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी। मतलब कि 11th क्लास में चैप्टर नंबर सेकंड में आपने फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। फॉर एवरी डोमेन वी हैव यूनिक इमेजेस। हर x के लिए हमें सेपरेट, इंडिविजुअल, यूनिक, डिफरेंट इमेजेस चाहिए होती थी। मतलब कि अगर एक x के लिए दो इमेज एग्जिस्ट करती हैं, एक डोमेन के लिए दो इमेज एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको हम फंक्शन की डेफिनेशन से हटा देते थे। सेम यहाँ पर भी वही है कि अगर मेरे को एक x की वैल्यू के लिए दो y की वैल्यू मिल जाती हैं, या फिर वो स्पेन मेरे को हटाना पड़ जाता है, तो वहाँ पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं रहता। सोच के देखो, अगर ये मेरा ग्राफ है, x की वैल्यू 2 के लिए मेरे पास y यहाँ भी एग्जिस्ट करता है और यहाँ भी एग्जिस्ट करता है, तो x इज इक्वल टू 2 के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को मैं बिना पेन हटाए नहीं मार्क कर सकता। ठीक है। सो इस टाइप का फंक्शन जो है वो भी हमारा रहेगा तो फंक्शन ही, बट इस टाइप की चीज़ें भी हमारा कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगा। और बाय चांस इस टाइप का आता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में सेम वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती, यूनिक वैल्यूज ही होती हैं, बट स्टिल हमारा ये भी लाई नहीं करेगा। कॉन्टिन्यूस की बेसिक सी डेफिनेशन समझ में आ गई?
क्वेश्चंस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देखेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी। अब कॉन्टिन्यूस के बाद आती है डिफरेंशिएबिलिटी की बारी। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल हुज डेरिवेटिव एग्जिस्ट, जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन। इसका मतलब ये है कि ये भी आपको देखो, ये वाली डेफिनेशन है एक ट्रिकी पॉइंट में आपको 1 मार्कर में आ सकती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ऊपर डिफरेंशिएशन का मतलब था कि अगर हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं देन इट इज डिफरेंशिएबल। यहाँ पर भी यही है, फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे कॉन्टिन्यूस में होता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ऐसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, और फंक्शन का वहाँ पर वैल्यू थी, यहाँ पर डेरिवेटिव है। नहीं, कॉन्टिन्यूटी और अच्छा कॉन्टिन्यूटी और लिमिट्स, अभिनव लिमिट्स जो है वो एक तरीके से एक प्रोसीजर है। आप इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते कि लिमिट्स की जगह कॉन्टिन्यूस बोल दिया। कॉन्टिन्यूस होना और डिफरेंशिएबल होना एक तरीके से एक चीज़ को डिफाइन करती है कि ये चीज़ कॉन्टिन्यूस है, ये चीज़ डिफरेंशिएबल है। एंड उस चीज़ को उस मतलब उसको डिफाइन करना कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उस प्रोसीजर को बोला जाता है लिमिट्स। लिमिट्स के थ्रू हम डिसाइड करते हैं दैट वेदर इट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, वेदर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट। लिमिट इज अ टूल बोल सकते हो, प्रोसीजर बोल सकते हो, या फिर मेथड बोल सकते हो। ठीक है, सो ये 1 मार्कर में आ सकता है आपके लिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। व्हेन अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। बट अ फंक्शन में बी कॉन्टिन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब कि अगर एक फंक्शन को मैं बोलता हूँ कि डिफरेंशिएबल है, मान लो मेरे पास दो फंक्शन है, एक है एफ एक्स, एक है जी एक्स। इसके लिए मैंने बोला डिफरेंशिएबल है और इसके लिए मैंने बोला कॉन्टिन्यूस है। अब ऊपर वाली स्टेटमेंट का मतलब है कि जो एफ एक्स है मैंने बोला डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूस भी होगा, श्योर शॉर्ट होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा ही होगा। बट जी ऑफ एक्स के लिए मैंने बोला कि कॉन्टिन्यूस है, बट यहाँ पर स्टेटमेंट आती है कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं डिफरेंशिएबल भी हो। कॉन्टिन्यूस है ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट मैंडेटरी नहीं है। मे भी लिखा हुआ है, मे भी। और इसका एक क्लियर कट एग्जांपल क्या है, किसी को पता है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन किनको बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस किसको बोला जाता है? नहीं, मॉड्यूलस। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं। मॉड का ग्राफ याद है ना किस तरीके से बनता है? वी शेप में बनता है हमेशा। मॉड का ग्राफ चैप्टर नंबर 2 में करा था, इस तरीके से वी शेप में बनता है। कॉन्टिन्यूस तो बोल सकते हो, बट ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये वाला ये पॉइंटेड, यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। वाई, तान्या वाई का रीज़न ट्रिग्नोमेट्री करते वक्त शायद, मतलब मैं वैसे पूछता तो हूँ हर बच्चे से, बट 11th क्लास में क्या आपको याद है कि एक हमारा टैन होता था, टैन थीटा, जिसकी फुल फॉर्म होती थी टेंजेंट। आपने 10th क्लास में टेंजेंट पढ़ा था, सर्कल को टच करके जाने वाला पॉइंट। क्या वो दोनों टैन टेंजेंट थीटा और टेंजेंट सर्कल वाला टेंजेंट दोनों सेम होते हैं?
ये क्वेश्चन जनरली मैं वैसे पूछ लेता हूँ जब 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चलता है। पता नहीं आप लोगों को याद है या फिर मैंने पूछा था, नहीं पूछा था। अब बता दो, क्या टेंजेंट थीटा और सर्कल वाला टेंजेंट सेम होता है? होता है। उसका मैंने रीज़न नहीं बताया होगा, बस सिर्फ पूछा होगा आपसे क्वेश्चन, रीज़न नहीं बताया था। रीज़न मैंने आपको बोला था कि बाद में जब कंसेप्ट आएगा तब डिस्कस करेंगे। हमारा जो अभी अगर समझ में ना भी आए तो छोड़ सकते हो, जब हम आगे टॉपिक करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, उसमें डिटेल में डिस्कशन होगा इसके बारे में। जो हमारा ये एफ डैश एक्स है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। अगर एक कर्व का देखा जाए, ये जो एफ डैश एक्स है, ये है एक कर्व। इस कर्व के ऊपर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ, ये जो टेंजेंट है ये होता है डेरिवेटिव ही। और डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला tan थीटा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें ना आपस में है इंटर रिलेटेड। tan थीटा, डेरिवेटिव, सर्कल के ऊपर टच करके जाने वाला पॉइंट, ये सारी चीज़ें हैं इंटर रिलेटेड। और अगर ये इंटर रिलेटेड है और tan थीटा हमारे स्लोप है और डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव tan थीटा है और डेरिवेटिव इज स्लोप जो टेंजेंट बनाता है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये पॉइंटेड है। इस पॉइंटेड पार्ट के ऊपर आप टेंजेंट कैसे बना सकते हो? कर्व के ऊपर टेंजेंट बनना समझ में आता है कि उसको टच करके निकल गया, बट पॉइंट के ऊपर टेंजेंट नहीं बन सकता। दैट्स वाई उस पॉइंटेड पार्ट के ऊपर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है। सो मतलब ये बस समझने के लिए था, ना कभी आएगा ना कभी पूछा जाएगा, बट स्टिल आपके माइंड में आया, मैंने बता दिया। तो जिसको समझ में नहीं आया छोड़ सकते हैं, एंड बाद में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन होगी तब भी देख सकते हैं। जिसको समझ में आ गया आगे चलते हैं। सो बेसिक सा मतलब है, मॉड्यूलस वाले जो फंक्शंस हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये एक क्लियर कट एक्सेप्शन है जहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर मैं बोलता हूँ एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, बट इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इट मे बी डिफरेंशिएबल, इट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है। और ये फॉर्मूला याद है आपको? इसको क्या बोलते थे हम 11th में? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। किस नाम से जानते थे इसको? किस नाम से जानते थे इसको? फर्स्ट प्रिंसिपल। वेरी गुड। सो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा 11th में तो बहुत काम का था, 12th में इतने काम का नहीं है। बट जहाँ पर हमको ये LHD और RHD निकालना होगा, बाय चांस बहुत रेयर क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएबल करके बताओ फंक्शन को कि है या नहीं। तो जहाँ पर आपको डिफरेंशिएबल शो करना होगा वहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल काम आता है। ठीक है। आगे चलेंगे, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पर आएंगे, डिफरेंशिएट करके देखेंगे, उस टाइम पर आपको ये टॉपिक दोबारा से दिखाऊंगा, दोबारा से हम करेंगे। अभी जस्ट एक बारी थ्योरी बस कवर कर रहे हैं कि है क्या क्या। ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल के ऊपर ही है, तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको डिफरेंशिएबल के ऊपर, डिफरेंशिएट कैसे करा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये है डिस्कस कॉन्टिन्यूटी। इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ अगर आप लोगों ने कभी बनाया हो और याद हो, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे चलता है? इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है। सो ये कभी भी आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, साइन का भी और कॉस का भी, दोनों के अंदर वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, साइन एक्स और कॉस एक्स। सो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा ही, साइन एक्स हो चाहे कॉस एक्स हो, करने का तरीका हमेशा सेम, कुछ चेंज नहीं करेंगे। ये आपका पूरा एक सेट फॉर्मेट है, इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे फंक्शन को साइन एक्स। हमने एक रियल नंबर लिया, हम x टेंड्स टू c लिखते हैं ना,
यहाँ पर x टेंड्स टू c करने के लिए मैंने एक c रियल नंबर ले लिया। वहाँ से यहाँ पर हम x टेंड्स टू 0 बनाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने c प्लस h को x मतलब कि एक तरीके से मैंने इसका मतलब क्या है, हम क्या करते थे, x माइनस सी को h ले लिया। मैं c को दूसरी साइड लेकर गया x वाली तरफ, x माइनस सी को h, हम y लेते थे वहाँ पर लिमिट्स में, यहाँ पर मैंने h ले लिया। आपको y लेना है, y ले लो। बुक के एग्जाम्पल में h था तो मैंने h लिखा हुआ है। क्लियर? हम वहाँ पर जनरली y ले लेते थे। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू c साइन x, मैंने c को हटा के 0 बनाया तो क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे तो x की वैल्यू c प्लस एच, ये आ गई c प्लस एच। नाउ h टेंड्स टू 0 रिमेन सेम, और साइन a प्लस बी की वैल्यू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। हमारा वेरिएबल है h, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है। c हमारा जो हमारा साइन c और कॉस c है, साइन c एंड कॉस c, ये तो हो गए कांस्टेंट्स, और साइन h और कॉस h हमारे हो गए वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमको पुट करनी है। कांस्टेंट्स को अगर आपको ध्यान हो हम लिमिट के बाहर निकाल सकते थे, इस वजह से मेंशन करा है कि कांस्टेंट्स है, और वेरिएबल्स जिसके पीछे लिमिट चल रही होती थी उसको हम लिमिट के बाहर वैल्यू पुट करने के बाद डाल सकते हैं, अदरवाइज बाहर नहीं निकाल सकते। सो यहाँ मैंने आइडेंटिटी ओपन करी, उसके बाद मैंने h की वैल्यू पुट करी, और हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या कोशिश करते हैं कि 0/0 फॉर्म ना बने। इस क्वेश्चन में बन रही है, नहीं बन पा रही, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, वी विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ h दैट इज 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें अलग लगाई, इसमें अलग लगाई, मैंने अलग अलग कर दिया, वैसे इकट्ठा भी लगा सकते। इसके अंदर पुट करा लिमिट, इसके अंदर पुट करा लिमिट, को हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों ऑपरेशंस में सेपरेट कर सकते हैं। प्लस वाले में अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं उसमें भी अलग अलग कर सकते थे। यहाँ पर साइन सी तो देखो वैसे भी ऑलरेडी बाहर निकल ही सकता है, कांस्टेंट है। कॉस एच, कॉस जीरो क्या होता है, कॉस 0 इज 1, यहाँ बच गया साइन सी। यहाँ पर कॉस सी बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है, और साइन एच की वैल्यू 0, साइन 0 इज 0, तो अल्टीमेट पार्ट बन गया 0। साइन सी प्लस 0 इज साइन सी। हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा था साइन एक्स से, अगर x की वैल्यू मैंने c लेट करी थी, यहाँ पर x की जगह मैंने x टेंड्स टू c चल रहा था ना, तो अगर f ऑफ c को देखा जाए क्वेश्चन में, तो वो साइन c ही देता। तो एक तरीके से लिमिट से सॉल्व करके और फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मुझे आंसर सेम मिला, लिमिट से सॉल्व करके और फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके। नाउ यहाँ पर ये जो लिमिट है, यहाँ पर LHL और RHL दोनों निकल गई एक साथ, अलग अलग निकालने की जगह दोनों निकल गई एक साथ, और फंक्शन बराबर है, सो f इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। h इज इक्वल्स टू 0 कैसे आया? प्रेम और कार्तिक, हम y लेते थे, याद है वहाँ पर हम y लिया करते थे। क्वेश्चन हमारे पास एक ऐसा भी आता था, जैसे लिमिट x टेंड्स टू पाई, और ऐसे आ गया cos टेंड्स टू पाई cos x बाय 2। ठीक है, सो यहाँ पर हमको 0 बनाने के लिए हम क्या करते थे, x माइनस वाई को हमने ले लिया y, और उसके बाद हम x को सब्स्टिट्यूट कर देते थे। याद आए कुछ स्टेप्स? याद नहीं आए तो अभी आगे के क्वेश्चंस में है, वो आ जाएगा। ये चीज़ देखो, ये मैंने लेट करी हुई है, x माइनस सी को हम y लेते थे ना,
हम लेते थे y, यहाँ पर मैंने h लिया हुआ है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं। और कार्तिक ऊपर के एक दो स्टेप समझ नहीं आए। हम x प्लस एच निकालते थे। अच्छा, मैं ये वाला क्वेश्चन ना एक बारी कॉस्ट से लेके फिर आपको रजिस्टर पे समझा देता हूँ, ठीक है? वैसे किस किस को समझ नहीं आया बताना, किस किस को समझ में नहीं आया? प्रेम और कार्तिक को नहीं आया, और बाकी स्टूडेंट्स? अच्छा, आ गया। तो चलो, जिसको बाई चांस नहीं आया एक बार रजिस्टर पे भी करके देख लेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में कॉन्टिन्यूटी में यही सब है। उसके बाद ये तो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, और आप सबको याद भी होगा। 11th क्लास में भी ये वाला पेज देखा होगा आप लोगों ने, और मैंने आपको ये आइडेंटिटीज कट करवा दी थी, याद है ना? इनवर्स वाली, इनवर्स वाली आपका अब काम में आएंगी। बाकी सारा आपने करा हुआ है, ये इनवर्स वाला मैंने आपको कटवा दिया था। तो चलो, अब हम चलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर का जिनके पास बुक्स नहीं है, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पर सेंड करी हैं, जल्दी से बुक्स ओपन कर लो पीडीएफ। एक्सरसाइज पर आ रहे हैं सीधा, एक कॉसेक्स का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? लिमिट्स को सॉल्व करने का और कोई भी मेथड नहीं है, मतलब ये कॉन्टिन्यूटी को समझने का। क्वेश्चंस करो, समझते रहो, क्वेश्चंस करो, समझते रहो, और कोई तरीका नहीं है। चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होएगा आज, कंटिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी, ठीक है? इसकी बस एक कंडीशन ध्यान रखना, एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू फंक्शन। एल एच एल रिप्रेजेंट करने का तरीका, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ एक्स। सी माइनस का मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू, आर एच एल का मतलब लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन, और यहाँ पर तो हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एल एच एल आर एच एल क्या होती है, कैसे निकालते हैं? अभी ना, ये जो कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर है, बस क्वेश्चंस करते जाओ, देखते रहो, समझते रहो, और कोई तरीका नहीं है। मैं आपको थ्योरी समझाता रहूँगा, आपको कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन देखो, समझते रहो, बस जो लिखता जा रहा हूँ उसको ध्यान रखना कि क्या क्या लिखता जा रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अगर एल एच एल आर एच एल फंक्शन तीनों बराबर हैं तो कॉन्टिन्यूस है, ये कंडीशन है, देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ना, पहला हमारा क्वेश्चन था, चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ cos x। cos x की कॉन्टिन्यूटी, cos x मैं आपको पहले ही बता दूं कॉन्टिन्यूस होता है। इसका ग्राफ, इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, और यहाँ पर भी इस तरीके से, ठीक है? सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम
लेट सी बी अ रियल नंबर। ठीक है, एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन नोट्स में से देख लेना। हमने एक सी एक रियल नंबर लिया जो एक्स टेंड्स टू सी वाला पार्ट बनता है। तो फंक्शन क्या चल रहा है, फंक्शन चल रहा है cos x। अब अगर ये सिग्नम फंक्शन होता तो मैं ग्रेटर देन और लेस देन वाली चीज़ सोच सकता था। मतलब कि अगर ये इस तरीके से एक वैल्यू दो वैल्यू x छोटा है x बड़ा है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला पार्ट मिल जाता है, दिस इज लेफ्ट हैंड और दिस इज राइट हैंड। बट फिलहाल क्वेश्चन में ये चीज़ ना दे के मुझे सिर्फ फंक्शन दे रखा है। मतलब कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर सेम, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड फंक्शंस आर सेम। ठीक है, सो मैं प्लस माइनस वाले केस पर नहीं जाऊंगा, मैंने इसको बनाया लिमिट्स के लिए। लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू c cos x। अगर c माइनस लिखता तो फंक्शन आता लेफ्ट हैंड लिमिट वाला, मतलब कि ये वाला x लेस देन वाला। अगर यहाँ प्लस होता तो फंक्शन लेते प्लस वाला, मतलब राइट हैंड लिमिट वाला, मतलब ग्रेटर देन वाला। बट ये सब तो दे ही नहीं रखा, हमें सिंपल फंक्शन एक ही दे रखा है cos x। तो हम सिंपल cos x लिख देंगे, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। ठीक है, cos x अब यहाँ पर हम बनाते हैं जीरो, x टेंड्स टू जीरो, क्योंकि उससे बनती हैं आइडेंटिटीज या फिर वैल्यू पुट करने में इजी। तो मैंने यहाँ पर लेट करा x माइनस सी या फिर c माइनस एक्स को h। वो हमारी मर्जी होती है, x माइनस सी लें या c माइनस एक्स। मतलब कि इसको इज इक्वल्स टू का सिंबल मान के x इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू जीरो वाली फॉर्म बनाई, तो c इधर आके x माइनस सी बनेगा, x उधर जाके c माइनस एक्स। तो इन दोनों में से कुछ भी ले लिया, फिलहाल मैंने लिया x माइनस सी। x माइनस सी को लिया h, तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट x c था, इफ x की वैल्यू c है तो h की वैल्यू क्या बनेगी, h का मतलब है c माइनस एक्स, और c माइनस एक्स के अंदर x की वैल्यू c, दैट मीन c माइनस सी जीरो। ये चीज समझ में आती है। तो लिमिट h बन गई जीरो। अब मुझे पूरा क्वेश्चन x से हटा के h में बनाना है। तो cos x की जगह क्या लिख सकते हैं, x की जगह लिख सकते हैं c प्लस h। और अब cos a प्लस b की आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो कितना मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो cos a cos b माइनस sin a sin b। h की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, cos c cos 0 माइनस sin c sin 0। cos 0 इज 1, मतलब कि cos c माइनस sin c इंटू 0, आंसर आया cos c। और अगर आप ध्यान से देखो cos c फंक्शन था cos x, ये मैंने सॉल्व करा थ्रू लिमिट्स। और अगर मैं थ्रू फंक्शन सॉल्व करता फंक्शन वाले पार्ट से, तो एफ एक्स चल रहा था cos x, तो एफ ऑफ c कितना बनेगा, cos c। लिमिट्स इज इक्वल्स टू फंक्शन आ गया, विच मीन्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड करके नहीं दे रखा था, तो मैंने सिर्फ लिमिट लिख दिया, एल एच एल आर एच एल दोनों कंबाइंड हो गए, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आया समझ में। स्टिल किसी को डाउट्स हैं तो बताओ, स्टिल किसी को डाउट है अगर।
पेपर में भी लिमिट से लिखने का मतलब नहीं नहीं, पेपर में तो अभी मैंने जो आपको नोट्स में प्रेजेंटेशन दी है ना, वो कॉपी करना है आपको। अभी रजिस्टर में प्रेजेंटेशन के हिसाब से नहीं करवा रहा, समझाने के हिसाब से करा था। एक और बार बताऊँ, अनिता देखो ये था लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन, ये दोनों लिमिट्स हैं एल एच एल आर एच एल। जिस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग दे रखा है उसमें तो अलग अलग सॉल्व करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन में ये अलग अलग नहीं दे रखे थे तो मैंने इन दोनों को एक लिमिट बनाया और फंक्शन अलग। और अलग अलग इस तरीके से दे रखा होता है, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, जहाँ पर x लेस देन समथिंग, x ग्रेटर देन समथिंग करके वैल्यूज और फंक्शन दे रखे होते हैं ना, यहाँ से बनते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग। बट फिलहाल ये चीज़ नहीं थी तो इस पूरे को मैंने एक ही फंक्शन बना दिया। मैंने एक c वैल्यू लेट करी, x टेंड्स टू c, यहाँ से मैंने ज़ीरो बनाना था तो x माइनस सी को h ले लिया, पूरा क्वेश्चन h की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और फिर cos a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई, सॉल्व करा, h की वैल्यू डाली, आंसर आया cos c। फंक्शन में भी अगर मैं सीधा x की जगह c पुट करूँ, लिमिट्स में ना डाल के मैं सीधा फंक्शन में x की जगह c पुट कर दूँ तो भी आंसर सेम आ रहा है। मतलब लिमिट्स और फंक्शन की वैल्यूज आर सेम, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें लिमिट्स और लिमिट्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग करके हो, थोड़ा सा और क्लियर होएगा टॉपिक आपको। मॉड्यूलस का ले लेते हैं, डिफरेंशिएबल तो वैसे भी नहीं कर रहे और मॉड्यूलस वाले फंक्शंस कॉन्टिन्यूस तो होते ही हैं। मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस वन, जल्दी से बताओ एक्स की कौन सी वैल्यू पर ब्रेक होगा? वन पर। हम जिनको नहीं पता, हम मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसको पुट करते हैं ज़ीरो के इक्वल और वहाँ से निकालते हैं एक्स की वैल्यू, और ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर जाके हमें बताती है कि एक्स से छोटा बन सकता है वन से, या वन से बड़ा बन सकता है। ठीक है, जिनको नहीं पता, हम मॉड्यूलस वाली के अंदर जो भी लिखा होता है, जितना भी मॉड्यूलस के अंदर है वो सारा जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ये इज इक्वल्स टू का सिंबल आप लेस देन के साथ भी लगा सकते हो, अलग भी लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम जनरली ग्रेटर देन के साथ लगा देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसके साथ लगाओ या अलग बनाओ। हम जनरली मान लेते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू के साथ ज़्यादा अच्छा सूट करता है। सो ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएगा, ये वाला पार्ट राइट हैंड लिमिट में जाएगा। रीज़न कि वन से छोटा एक नंबर लाइन के ऊपर एक नंबर लाइन है, अगर आपके पास ये रहा वन, तो वन से छोटी वैल्यूज के लिए ये वाला फंक्शन, मतलब कि छोटी वैल्यूज हैं ये वाली, वन से लेफ्ट साइड पर है ये और ये है राइट हैंड साइड पर। दैट्स वाई हम लेफ्ट हैंड लिमिट या फंक्शन इसको मानते हैं और राइट हैंड ग्रेटर देन वाले को मानते हैं। लेस देन वाले केस में फंक्शन हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा और ग्रेटर देन वाले केस में फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। मॉड प्लस माइनस में चलता है ना, तो लेस देन वाले केस में नेगेटिव का फंक्शन, ग्रेटर देन वाले केस में पॉजिटिव का फंक्शन। पहले तो यहीं तक बताओ, मॉड्यूलस को सिग्नम फंक्शन में क्रिएट करना समझ में आया? मॉड्यूलस को सिग्नम फंक्शन में क्रिएट करना। ये मेरी शायद चैट अटक गई है, आप लोगों के रिस्पॉन्स दिख नहीं रही। अच्छा अब आए, यस 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 यस, ठीक है। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की। लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने आपको बोला लेस देन वाला पार्ट, मतलब ये, राइट हैंड लिमिट ये, और फंक्शन कौन सा होगा? सीधा हम फंक्शन में इज इक्वल्स टू वाली वैल्यू, मतलब
यहाँ पर इज इक्वल्स टू वाला ये केस है ना, तो ये वाला पार्ट बनेगा फंक्शन का। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने बनाया है यहाँ पर RHL और फंक्शन मैंने बना दिया साथ में। ठीक है, तो फंक्शन की अलग वैल्यू ना भी निकालना चाहो तो चलेगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आएगी सेम। अगर आप x इज इक्वल्स टू 1 वाला केस बनाते तो फंक्शन बन जाता ये वाला। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर इज इक्वल्स टू लगाते इसके साथ तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वाला एक साथ बन जाता। तो फिलहाल हमें बस शो करना है दैट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स आर सेम, और फंक्शन राइट हैंड लिमिट जैसा ही बनेगा, क्योंकि आंसर तो सेम ही है, फंक्शन सेम है दोनों में, तो इट हार्डली मैटर्स कि आप फंक्शन अलग से निकालो। तो हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन। 1 माइनस लिखा है मतलब कि 1 का लेफ्ट वाला पार्ट लेना है माइनस। सर मतलब सिर्फ आर एच एल इज इक्वल्स टू एल एच एल। हाँ अभिनव, इस केस में एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल प्रूव कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है। आपको मेंशन करने की भी नीड नहीं है कि दोनों वैल्यू सेम आएंगी। आप अगर मन कर रहा है फंक्शन की वैल्यू अलग से निकाल दो, तीनों को इक्वल शो कर दो, वो भी चलेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आपको लगता है कि फंक्शन भी निकाल देते हैं, ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा प्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 1, जैसे ही हम फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव x प्लस 1, माइनस हटा दिया मैंने, वैसे ही हम 1 के ऊपर आने वाला माइनस हटा देंगे। ये माइनस का सिंबल सिर्फ बताता है कि हम कौन सा वाला फंक्शन चूज करना चाहते हैं, हम कौन सा वाला फंक्शन चूज करना चाहते हैं। x की वैल्यू तो 1 ही डलेगी। ठीक है, फंक्शन कैसे निकलेगा, ये तो रहा फंक्शन तान्या, ये फंक्शन ही तो है, और ये फंक्शन में इज इक्वल्स टू वाला केस यहाँ है। x की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इस यहाँ पर x की वैल्यू 1 डाल देना, 1 माइनस 1 0। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ तो 0/0 फॉर्म नहीं मिल रही, तो हम पुट कर सकते हैं, आंसर कितना मिलेगा, -1 प्लस 1। जीरो। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन। ये आपका लिखने का तरीका है, या ये मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से लिखते हैं। x टेंड्स टू 1, फंक्शन बनेगा x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू डालूंगा लिमिट की, तो 1 माइनस 1 इज 0। हेयर LHL is equals to RHL, therefore fx is equals to mod x minus 1 is continuous at x is equals to 1। ठीक है, इसमें x की वैल्यू 1 प्लस एच। आयुष वो 1 प्लस एच और 1 माइनस एच वाला तरीका अगर आपके स्कूल में करवा रहे हैं एंड अगर आपने उस तरीके से कर रखा है वो भी चलेगा, दोनों मेथड्स होते हैं, मैं ये वाला फॉलो कर रहा हूँ। वो वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़्यादा लगता है, क्लास में करवाने में थोड़ा टिपिकल भी हो सकता है, तो मैं ये सिंपल वाला मेथड करवा रहा हूँ। दोनों तरीके ठीक है, सबको समझ में आया। ठीक है, हो सकता है आपके माइंड में आए कि मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू 1 पर कॉन्टिन्यूस है, बाकी वैल्यूज पर 2 पर 2 पर 3 पर 4 पर 5 -1 -2 -3 उन पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा नहीं होगा। LHL इज इक्वल्स टू RHL होगा ही नहीं।
निकालना पड़ेगा। ओके, देखो सिग्नम फंक्शन के अंदर हमारा फंक्शन 1 पर ब्रेक हो रहा है। 1 के लिए 1 के लिए ग्रेटर देन वाला पार्ट भी है, 1 के लिए लेफ्ट वाला पार्ट भी है। जब किसी नंबर के लिए सेपरेट फंक्शंस बन रहे होते हैं ना, मतलब कि जिस पर नंबर लाइन ब्रेक हो रही होती है, 1 पर नंबर लाइन ब्रेक हो रही है, 1 पर सेपरेट फंक्शंस बन रहे हैं, आप किसी भी तरीके से समझो। जब डिफरेंट इंटरवल्स बनते हैं, जब नंबर लाइन ब्रेक होती है, या जब एक ही नंबर के लिए सेपरेट फंक्शंस बनते हैं, तीनों में से किसी भी तरीके से जो आपको समझ में आए, तब हमको चेक करके देखना पड़ता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। बट एक्सेप्ट दोज वैल्यूज, मतलब कि ये हेयर एक्सेप्ट 1, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव चाहे डेसिमल्स, 1 को छोड़ के रियल नंबर्स में से किसी भी वैल्यू के लिए बाकी किसी भी वैल्यू के लिए आपको चेक करने की एज सच नीड नहीं है। आप बोल सकते हो फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। इस चीज़ को तीन तरीके से बोला जा सकता है। पहला, नंबर लाइन ब्रेक हो रही है 1 पर। दूसरा, इंटरवल्स बन रहे हैं अलग अलग। तीसरा, फॉर x इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास दो तीन, मतलब फिलहाल तो दो हैं, दो सेपरेट फंक्शंस हैं। ठीक है, फॉर 1 के लिए हमारे पास सेपरेट फंक्शंस हैं, छोटा वाला भी है, 1 वाला भी है, ग्रेटर वाला भी है। ऐसे वाले नंबर्स पर, ऐसे पॉइंट्स पर हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ती है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। बट एक्सेप्ट दैट पॉइंट, 1 से बड़ा कोई भी नंबर, 1 से छोटा कोई भी नंबर, एक्सेप्ट 1, हमको चेक करने की एज सच नीड नहीं है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। 2 पर कॉन्टिन्यूस है, 5 पर कॉन्टिन्यूस है, 10 पर कॉन्टिन्यूस है, -1 पर कॉन्टिन्यूस है, 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है, -100 पर भी कॉन्टिन्यूस है। किस किस को समझ में आई ये बात? मीन्स 1 पर चेक करना, हाँ 1 पर तो देखो ना, 1 पर तभी तो हमने चेक करा है, लेफ्ट हैंड निकाला राइट हैंड निकाला, चेक करा कि सेम है या नहीं है, सेम आ गया तो कॉन्टिन्यूस है। बट बाकी किसी नंबर पर अगर आप चेक भी करते हो तो आपको एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा कि जहाँ पर डिफरेंट आ जाए, हमेशा सेम आएगा। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं मान लो 5 लेता हूँ, 5 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम रहेगा, 5 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम रहेगा, राइट हैंड लिमिट भी सेम रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब इमीडिएट लेफ्ट, 5 से इमीडिएट लेफ्ट बना 4.9, 4.9 आएगा इस कैटेगरी में। 5 का इमीडिएट राइट, राइट हैंड लिमिट इमीडिएट राइट 5.1 आएगा इस कैटेगरी में। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शंस ही सेम है, तो वैल्यू पुट करने के बाद आपको डिफरेंट वैल्यूज कैसे मिल सकती है? जैसे पीछे cos x था, जब फंक्शन ही एक था तो डिसकंटिन्यूस होने का तो मतलब ही नहीं आता। 1 से छोटे कोई भी नंबर्स, 1 से बड़े कोई भी नंबर्स, उनके लिए फंक्शंस ही सेम बन जाएंगे, तो आपका कभी भी डिफरेंट आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, नहीं आया समझ में अभी भी? आ गया, चलो एक क्वेश्चन और देखो, अगर किसी को नहीं आया तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब मैं लेता हूँ आपके साथ एक बहुत ही नॉर्मल केस, सिग्नम फंक्शन, ना मॉडुलस ना कुछ और। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। x प्लस 1 बनेगा अगर हमारा x की वैल्यू
0 से स्टार्ट होकर 5 तक है। x+2 बनेगा अगर हमारी x की वैल्यू यहाँ मैंने =2 इसके साथ लगा दिया, तो इसके साथ नहीं आएगा, 5 के साथ। 5 से बड़ी है और लेट से 10 से छोटी है, और x+3 बनेगा अगर हमारी x की वैल्यू 10 या 10 से बड़ी है और 20 से छोटी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर छोटे वाले के साथ लगाया था तो बड़े वाले के साथ नहीं आएगा, छोटे वाले के साथ नहीं लगाया तो बड़े वाले के साथ आया। ठीक है, दोनों में लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता। यहाँ पर मैंने फंक्शन को LHL के साथ कंबाइन करा है और यहाँ पर मैंने फंक्शन को RHL के साथ कंबाइन करा है 10 के RHL के लिए। क्वेश्चन समझ में आया? इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, जब वी हैव डिफरेंट फंक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया ऑन x। अब यहाँ पर 0 से 5 के लिए ये फंक्शन, 5 से 10 के लिए ये फंक्शन, 10 से 20 के लिए ये फंक्शन। बट सोच के देखो, फॉर x = 5 हमारे पास सेपरेट फंक्शंस मिल सकते हैं LHL RHL के लिए। 5 के लिए अगर मैं LHL देखता हूँ ये फंक्शन जाएगा, RHL देखता हूँ ये फंक्शन जाएगा। सिमिलरली 10 के लिए डिफरेंट फंक्शंस जाएंगे। तो वी हैव टू चेक continuity only at x = 5 and x = 10। अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ भी ना तो सिर्फ इन दोनों नंबर्स पर ही होगा। अगर हुआ तो इन दोनों नंबर्स पर ही होगा। अगर ये दोनों नंबर्स डिसकंटिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है अभी वो देखना पड़ेगा, बट इन पर चेक करना पड़ेगा हमको। इसके अलावा आप कोई भी नंबर उठाओ, आप कोई भी नंबर उठाओ, हमेशा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा। फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस for x other than 5 and 10। जहाँ इक्वल्स टू आएगा वहीं ना, मतलब हाँ ये समझ सकते हो, जहाँ पर इक्वल्स टू आएगा वहीं पर। जिस नंबर के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लेस देन और ग्रेटर देन सेपरेट फंक्शंस बनते हैं उसके लिए चेक करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं करना पड़ता। मतलब देखो =2 तो 0 पर भी आ रहा है, बट 0 के लिए सिर्फ लेस देन वाला पार्ट है, ग्रेटर देन वाला ग्रेटर देन वाला पार्ट है, लेस देन वाला तो पार्ट ही नहीं है। तो 0 पर भी चेक करके क्या करोगे, फंक्शन ही नहीं है दूसरे वाला। 20 पर भी अगर मैं =2 लगा दूँ, 20 के लिए लेस देन वाला पार्ट तो है फंक्शन में, बट ग्रेटर देन वाला पार्ट ही नहीं है। जब ग्रेटर देन वाला पार्ट नहीं है तो फंक्शन ही नहीं बना। दो सेपरेट फंक्शन जहां बनेंगे वहां पर हमको चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब देखो ये एक बारी क्वेश्चन नोट कर लेना। मैं नीचे जब पेज करूंगा तो बार बार ऊपर दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। जल्दी से नोट कर लो, x+1 +2 +3 0 से 5 5 से 10 और 10 से 20। तान्या भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ। अब मैं फर्स्ट केस लेके चलता हूँ, व्हेन x = 5। हम 5 के लिए चेक कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस। तो 5 के लिए LHL क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 5। फंक्शन कौन सा आएगा, लेफ्ट हैंड वाला। लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन जल्दी से बताओ, x+1 x+2 फर्स्ट x+1, वेरी गुड। तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये बनेगा 5 + 1 6। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 5 x+2। यहाँ पर +2 वाला फंक्शन आएगा, ये बन गया 7।
here LHL not equals to RHL, therefore discontinuous at x is equals to 5। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमारे पास था 10, when x is equals to 10, तो थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, LHL x टेंड्स टू 10 और नेगेटिव वाला लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन कौन सा है, x प्लस 2, यहाँ बनेगा 12 और राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 10, फंक्शन कौन सा बनेगा, x प्लस 3 मतलब 13, 12 नॉट इक्वल्स टू 13, therefore discontinuous at x is equals to 10। ठीक है, सो कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या बनेगी, therefore fx is discontinuous at x is equals to 5 and 10, या फिर लिखने का दूसरा तरीका fx is continuous at all points या फिर all values of x except 5 and 10। डिपेंड करता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि चेक डिसकंटिन्यूटी या फिर चेक कॉन्टिन्यूटी, वेदर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट। अगर आपसे पूछा है कॉन्टिन्यूस है या नहीं तो आप बोलोगे कॉन्टिन्यूस है सारे पॉइंट्स पर एक्सेप्ट 5 एंड 10। अगर आपसे पूछा है चेक करो डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पर है, तो वो डिसकंटिन्यूस है एट 5 एंड 10, थोड़ा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर। अब अगर हम बात करते हैं कोई और पॉइंट, कोई भी नंबर बताओ, यहाँ पर 5 और 10 का तो हमने देख लिया। अब मैंने आपसे बोला 5 और 10 को छोड़ के बाकी हर नंबर पर वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो ऐसा करते हैं, मैं 7 ले लेता हूँ, यहाँ पर बीच में लाया करेगा एट x इज इक्वल्स टू 7। x इज इक्वल्स टू 7 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एफ एक्स नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 7 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 7 प्लस फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 7 लिमिट x टेंड्स टू 7। 7 माइनस वाले फंक्शन में और 7 प्लस वाले फंक्शन में 7 का इमीडिएट लेफ्ट भी 5 से बड़ा होगा और इमीडिएट राइट भी 5 से बड़ा और 10 से छोटा होगा, तो दोनों ही केसेस में x प्लस 2 विल बी द फंक्शन। और जब फंक्शन ही सेम है तो ये बताओ आंसर डिफरेंट आने की पॉसिबिलिटी ही क्या है, आंसर तो हमेशा ही सेम आएगा ना, जब फंक्शन ही सेम है तो आंसर तो हमेशा सेम आएगा। ऐसे ही आप किसी भी और वैल्यूज के लिए चेक कर सकते हैं। जीरो पे कैसे करेंगे, जीरो के लिए भी सेम फंक्शन ले लेंगे, लेस देन वाला पार्ट ही नहीं है उसमें, जीरो से छोटे वाले के लिए कोई फंक्शन ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इग्नोर कर देंगे, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन निकाल देंगे, सेम आ रहा है। ऐसी 20 के लिए जीरो से छोटी और 20 से बड़ी वैल्यूज को तो हम कंसीडर ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फंक्शन जा ही नहीं रहा उस कैटेगरी में। बेसिक सी बस ये बात है कि जिस नंबर पर हमारे पास दो सेपरेट फंक्शंस मिल रहे हैं वहां पर चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज चेक करने की कोई नीड नहीं है, फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सो ठीक है, मेरे को लग रहा था ख़त्म हो सकता है आज का टॉपिक, बट थोड़ा सा लेंदी ही चला गया। क्वेश्चंस देखो एक्सरसाइज के, अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो।
अरे बाई चांस अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर याद है ना? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में सोच के देखो, हर इंटीजर पर इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एफ एक्स है मेरे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 2 के लिए सोचता हूँ, तो 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी और राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी? 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगा x माइनस वन फंक्शन और राइट हैंड लिमिट बनेगा x। 2.1 से जस्ट छोटा 1 बन जाएगा, 2.2 से जस्ट छोटा 1.9 भी 1 पर जाएगा, तो वो x माइनस वन वाला फंक्शन बना देगा कि एक इंटीजर छोटा हो गया। और राइट हैंड लिमिट में 2.1 बनने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो 2 ही रहेगा, तो एज इट इज फंक्शन रहेगा और इनकी वैल्यूज कभी भी सेम आने नहीं वाली। तो फॉर इंटीजर्स वो आपके लिए हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस रहेगा। देखो केस नंबर 1, दो केस इन्होंने बनाए कि c एक रियल नंबर है विच इज नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर, कि पहला केस इंटीजर नहीं है और दूसरा केस इंटीजर है। अगर इंटीजर नहीं है मतलब मान लो 2.5, 2.5 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2, राइट हैंड लिमिट भी 2, तो आपका फंक्शन है कॉन्टिन्यूस, क्योंकि फंक्शन ही सेम है, चेंज भी नहीं हुआ। बट अगर वो इंटीजर है तो आपको जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो लेफ्ट वाला पार्ट ये बनेगा, राइट वाला पार्ट ये बनेगा, ये इक्वल नहीं बनेगा। दैट मीन्स ये देखो, ये रहा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये रहा फंक्शन और ये रहा राइट हैंड लिमिट, फंक्शन सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट, मतलब हर इंटीजर पर वो डिसकंटिन्यूअस रहेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पर। प्रूव करो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 माइनस 3 और 5 पर। क्या लगता है डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? नहीं हो सकता, एक ही फंक्शन है, जब तक एक फंक्शन रहेगा कोई भी वैल्यू पुट कर दो हमेशा कॉन्टिन्यूअस। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, जब फंक्शन ही एक है तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस, एग्जामिन है तो माइंड में चलना चाहिए कॉन्टिन्यूअस है बट वैल्यू पुट करके दिखा देना। एग्जामिन द फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी, तो ये सब तो बेकार बेकार सी चीज़ें ही हैं, ये सब तो कॉन्टिन्यूअस होंगे, फंक्शन ही सेम चल रहे हैं। बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। दो सेपरेट फंक्शंस है, 1 से छोटे के लिए x है और 1 से बड़े के लिए 5, हमें चेक करना है एट x इज इक्वल्स टू 0। तो सोच के बताओ 0 के लिए कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस? आयुष वो फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ना से एक ही फंक्शन चल रहा है, तो मैंने डिस्कस करने का फायदा क्या? जब तक फंक्शन एक रहेगा तब तक हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि वो 1 पर ब्रेक हो रहा था, 1 के लिए चेक करना पड़ेगा, 1 के लिए वी हैव टू चेक, बट 1 से छोटा और 1 से बड़े के लिए तो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा ही रहेगा बिना सोचे समझे, चाहे पुट करके देख लो। 0 है, 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी x, राइट हैंड लिमिट भी x। 2 है, 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5, राइट हैंड लिमिट भी 5, बट 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट है x, राइट हैंड लिमिट है 5। हाँ, जो ऊपर वाले 4 क्वेश्चंस थे 0 है 2 है, बस स्टेटमेंट्स में प्रेजेंटेशन में आंसर डालना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं करना। ठीक है, नीचे वाले क्वेश्चंस देखो, यहाँ पर 2 के लिए चेक करना है हमको, ढूंढने हैं ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब हमको खुद पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, तो हम चेक करेंगे 2 पर।
2 से छोटे और 2 से बड़े जितने भी नंबर से सब पे तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। 2 पर चेक करना पड़ेगा। 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या देगा 7 और राइट हैंड लिमिट क्या देगा 1, मतलब कि इक्वल नहीं है। ये वाला बताओ 11th क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस ठीक है, इज इक्वल्स टू आर है। 12th 1 है तो मेरे ख्याल से तो डिसकॉन्टिन्यूस है। 1 माइनस 1 0 और यहाँ पर 1 सेम नहीं बनेगा। ये भी आप अपने आप कर सकते हो। रही बात इन दोनों की, नहीं ये वाला तो आप कर सकते हो, ये वाला और ये वाला आप कर सकते हो, ये वाला मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। नॉट इक्वल्स टू 0 देने का मतलब कि इसके अंदर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कंबाइन करके दे रखी है। यहाँ पर मॉड x प्लस 3 क्या बनेगा बताओ। बताओ 7th और 9th बता रहा हूँ। नहीं फंक्शन, फंक्शन देखा जाए तो लेस देन माइनस 3 है ना, लेस देन वाले केस में मॉड हमेशा देता है नेगेटिव का साइन, तो माइनस एक्स प्लस 3 फंक्शन बनेगा ये। इसका पॉजिटिव वाला इसलिए नहीं बना क्योंकि -3 से बड़े वाले के लिए उन्होंने मॉड हमको लगा के नहीं दे रखा था। हमें सिर्फ इसके लिए चेक करना था कि मॉड क्या देगा, नेगेटिव का साइन देगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बनेगा दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और उसके बाद -3 से 3 तक ये है और 3 से बड़े के लिए ये है। आपको यहाँ पर चेक किस किस के लिए करना है, यहाँ पर हम चेक किस किस के लिए करेंगे, एट एक्स इज इक्वल्स टू -3 एंड 3। -3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये रहा, राइट हैंड लिमिट ये रहा। 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये रहा, राइट हैंड लिमिट ये रहा। ठीक है, 9th क्वेश्चन सेम। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा होता मॉड एक्स तो हम सिग्नम फंक्शन में उसको ब्रेक करते और फिर प्लस माइनस के दोनों के इफेक्ट लाते, बट उन्होंने सिर्फ लेस देन 0 वाले केस में हमको मॉड दिया है। दैट मीन्स ये पूरा फंक्शन क्या बन गया, 0 से छोटा मतलब मॉड एक्स देगा माइनस एक्स, एक्स अपॉन माइनस एक्स मतलब कि -1, मतलब कि x अगर 0 से छोटा है तो आंसर आएगा -1 और x अगर 0 या 0 से बड़ा है तो आंसर आएगा -1। कॉन्टिन्यूस और नॉट, हाँ तन्ने वैसे ही होंगे। उन पे इतना फोकस भी मत करो, वो जनरली आते भी नहीं है। स्टिल प्रेजेंटेशन फॉर्म में आपको स्टिल अगर डाउट होता है तो एक क्वेश्चन लिख के दिखा दूँ। प्रेम जैसे मैंने रजिस्टर पे एक एग्जांपल लिया था एफ एक्स इज मॉड एक्स, उसको सिंगनम फंक्शन में ब्रेक करा तो लेस देन वाले में माइनस का फंक्शन, ग्रेटर देन वाले में पॉजिटिव का फंक्शन। रीज़न, हमें फंक्शन दे रखा था मॉड में, यहाँ पर हमें सिग्नम फंक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अंदर मॉड लगा के दे रखा है। तो हमें सिर्फ देखना है कि वो लेस देन है तो नेगेटिव बना देंगे और ग्रेटर देन होता तो पॉजिटिव बना देते। लेस देन है तो मैंने मॉड एक्स को बनाया -x और रिसॉल्व होके बना -1, और ग्रेटर देन वाले पार्ट में तो हमको डायरेक्ट वैल्यू दे ही रखी है। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा कॉन्टिन्यूस हो ही गया, जब वैल्यूज ही दोनों की सेम है, वैल्यू कुछ भी डालते रहो आंसर तो सेम ही आएगा। उसके बाद 13th आप देखोगे, 13th भी सेम ही है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं आपको बताना है। किस पर चेक करेंगे हम, 1 पर, 0 नहीं आएगा। सोनाक्षी सोनाक्षी
सोनाक्षी माइनस थोड़ी हो रहा है, एक्स अपॉन माइनस एक्स है। एक्स तो जीरो है ना। नहीं, मेरा मतलब था कि जीरो से छोटी वैल्यू डालो तो भी -1 मिलेगा, जीरो से बड़ी वैल्यू डालो तो भी -1 मिलेगा। एक्स की वैल्यू जीरो पर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन ही नहीं दे रखा, सीधा वैल्यू दे रखी है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 इज इक्वल्स टू 5 ओ इज इक्वल्स टू -1। हम फंक्शन में डाल ही नहीं सकते, सीधा सीधा -1 वैल्यू है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूटी बस ज़्यादा वैल्यूज आ गई, 14 15 16 सेम है। 17th में आपको रिलेशनशिप बताना है ए और बी का। अगर फंक्शन 3 पर कॉन्टिन्यूस है, मतलब कि आप लेके चलोगे एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू फंक्शन, ये कंडीशन फॉलो करके आप ए और बी के बीच में रिलेशन निकालोगे। ऐसे ही लैम्डा की वैल्यू निकालनी है अगर वो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, और फिर आपको चेक करना है कि एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ऑब्वियसली होगा ही होगा। और उसके बाद 19th एग्जाम्पल है, आपको करना है, अभी मैंने आपको करवाया, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। उसके बाद 23 24 आप लोगों को करना है। मैं लिख देता हूँ, इधर सारे ही क्वेश्चन हो सकते हैं, बीच के थोड़े बहुत बचेंगे वो मैं करवाऊंगा। सो आपके लिए होमवर्क आज का बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो ये मत सोचना कि बहुत सारा होमवर्क मिल गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13। एक बीच में बस 8th क्वेश्चन छोड़ देना, 8th मैं करवाऊंगा, 8 छोड़ देना। उसके बाद 14 से लेकर 19, और 23 से 30। बेसिकली 1 से लेकर 19 है और 23 से 30। क्लियर? किसी को और कुछ डाउट हो तो बताओ।